दूसरे नंबर पे थे, लेकिन जिसने आपको टिकट दिया वो भी तो दूसरे नंबर पे था। राजनीतिक जब इलेक्शन देखिए सबसे पहला मुद्दा राजनीतिक बिसात बिछती है तो कैंडिडेट बिल्कुल सोच के दिया जाता है कि किसके कैंडिडेट देने से और मत अधिक से अधिक आए। शाम जी आपको दोहराऊं, लेकिन उससे पहले मान साहब आपसे बात करूंगा। यह बात यूं कहे बीजेपी सोच समझ के आपने उम्मीदवार मैदान में तारा, दूसरी पार्टी ने आयोडा उम्मीदवार मैदान में तार दिया, जाति विशेष की बात भी करे, कई सारी बात कह दी। इस पर आपका क्या कहना है? यह जो बात है बीजेपी सच में अच्छी तरह जाना थी कि भाई हमारे दो ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अभय चौटाला ने टक्कर दे इसके, इसलिए हमने ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो इस एरिया का जाना माना चेहरा हो, आम कार्यकर्ता का बस की बात नहीं है। या मैंने बीच में भी बहुत बार कहा कि जहां ये एक अलग तरह से इलेक्शन शुरू हुआ था और ये फिनिशिंग टच पे आते आते उसी प्रकार का इलेक्शन बन के रह गया जैसे कि आप पूर्व में अलग अलग हलकों में देखते हैं। और डेफिनेटली उनकी ये कैलकुलेटेड मूव ही रही होगी जो उन्होंने एकदम से एक नए कैंडिडेट को ला करके 3 पार्टीज का अलायंस करके इलेक्शन लड़ा। लेकिन दिस इज देयर फ्रीडम कि वो किसको टिकट देते हैं या नहीं, इस पे किसी का भी अच्छा एक छोटा सा राउंड का एक और आ गया। मान साहब आपने बता दूं, दर्शकों ने बता दूं कि भाई 12वें राउंड की गिनती के पक्ष है अभय चौटाला के 49,827 वोट हो गए हैं, गोविंद कांडा के 45,866 वोट हैं, पवन बेनीवाल के 17,004 वोट्स हैं। 12 राउंड की गिनती के पक्ष है 3,961 वोट की लीड कर रहे हैं अभय चौटाला। थोड़ी सी पहलते हैं बढ़ गई 700, थोड़ी सी धड़कन ठीक ठाक होगी दिलों की। सोकर साहब छोटा सा कमेंट। मैं तो आपको बता रहा हूँ हम पूरे कॉन्फिडेंस में हम जीत दर्ज करेंगे इस चुनाव में। मैं धन्यवाद कर चुका हूँ पहले ही एलनाबाद की जनता का। ठीक है मान साहब, यह जो 12वें राउंड की रिपोर्ट आई है इसने लेकर कमेंट कर दो और जो बात आपको तो पूरी कर। ये मुझे लगता है कि एलनाबाद सिटी जब आया था तो काफ़ी उसमें लीड में कमी आई थी। उसका चरण कंप्लीट हो चुका है जी। अब दोबारा से जो चरण चले हैं वो ग्रामीण अंचल में की ओर निकल चले हैं। वहाँ पर फिर से वही कंपटीशन शुरू होगा जो शुरुआती दौर में था। एंड में ये डिसाइड करेगा कि कितनी वोट्स की गिनती बाकी है, कितने की हो चुकी। मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो अभी काफ़ी वोटों की गिनती बाकी है और इन जो बाकी के चरण हैं इसमें कुछ भी हो सकता है और लीड जो है वो बढ़ भी सकती है। और कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रामीण अंचल में किसानी मुद्दे को लेते हुए या और सारे फैक्टर्स को लेते हुए ये बढ़त और बढ़ सकती है। उम्मीदवार ने लेकर बात हम कर रहे थे, उस पर आप कुछ कमेंट कर रहे थे, उस पर भी कहते। उम्मीदवार का मैंने जैसे कहा कि उनका ये चयन करने की फ्रीडम है कि वो किसे दें। और जैसे आपने बीच में हल्का सा कमेंट किया कि ये क्या जाति वगैरह को देख करके दिया गया, तो ये तो कोई बात छुपी नहीं है। हमारे पूरे देश में ही जो इलेक्शंस हैं चाहे वो बड़े बड़े मैनिफेस्टोज लिखे जाते हैं लेकिन एंड में तो टेलीविज़न पैनल्स पर भी जातिगत आंकड़ा दिखाया जाता है और उन्हीं को बात लेकर के डिबेट की जाती है। ये बात ये प्रदर्शित की जाती है कि हमारी डेमोक्रेसी अभी भी पूरी तरह इवॉल्व्ड नहीं है। वी आर शॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। जब तक हम इन चीज़ों में रहेंगे वहाँ तक मुझे लगता है कि देश बहुत बड़ी छलांगे लगाएगा। आंकड़े जो हम दर्शाते हैं वो हम अपने देश के वासियों के लिए दर्शाते हैं, लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल विजन से देखते हैं तो आंकड़े पहले भी अच्छे नहीं थे, अब भी अच्छे नहीं हैं। चाहे आप किसी भी चैप्टर को लेकर देखें, उसके लिए ये जातिगत चीज़ों को छोड़ करके प्योर डेमोक्रेसी की, प्योर विकास की तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ विकास का नाम बहुत लिया जाता है वहाँ विकास को धरातल पर देखने में अभी भी कठिनाई हो रही है। जैसे कि आपने बात की कि चुनाव एंड में जाके उन्हीं पुराने ढर्रे पे चलने लगते हैं। कहीं शिक्षा की बात नहीं होती, कहीं हेल्थ सर्विसेज की बात नहीं होती, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं होती। डिफेंस की बात अक्सर हर बड़ी पार्टी करती है क्योंकि डिफेंस ऐसी चीज़ है जिसमें आप भी जाकर के दखल नहीं दे सकते और फैक्ट्स को आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं रख सकते। इसलिए उसे हमारा फ़र्ज़ भी बनता है नागरिकों का कि जैसे भी देश के सरकार चयनित सरकार बताए उसको हम बिलीव करें। लेकिन वो भी इशू ग्रे एरिया में है। जब हम अपने बॉर्डर्स के डिस्प्यूट को देखते हैं तो उसमें भी अगर बहुत बड़ा अंतर आया हो, ऐसा नहीं, डेफिनेटली थोड़ा अंतर वहाँ है। चले शिवराज जी छोटा सा कमेंट आप तक करना चाहोगे, लेना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार
लगातार और पिछड़न लग रहा है। मुकाबला बीजेपी और इनेलो के बीच में होके रह गया है। इनेलो की लीड थोड़ी सी बढ़ने लग रही है, इस पर कमेंट दे दो। और कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता कहते जमानत ना जब्त हो जाए जो पहले बाकी पार्टी के लोगों थी, वो बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं फिर कहने लग रहा हूँ बात कि कांग्रेस पार्टी खातिर वो बहुत बड़ा झटका है। इस राउंड की गिनती के बाद जो कमेंट आपका चाहिए। नहीं जी, जमानत तो जब्त नहीं होगी, क्योंकि हम जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से किसानी आंदोलन के हक में रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो खामियां हुई है उसकी वजह से जो पार्टी को आज 12 राउंड की गिनती के बाद से 17,004 वोट से कांग्रेस के, जो आज पार्टी को मतलब इतना पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है, वो पार्टी जरूर सोचेगी और हाईकमान को एहसास दिलवाएगी कि आगे से कुछ सोच समझ कर करे। चलिए आपसे बात करूंगा छोकर साहब। मैंने जो 12 राउंड की गिनती के बाद जो रिजल्ट हम बताने लग रहे हैं उसमें आप आगे चल रहे हो, लेकिन यह लीड कम ज्यादा भी हो उसके पर एक अहम बात यह है कि आखिरकार जो यहाँ के स्थानीय मसले थे, जैसे कि बात कर रहे हैं मान साहब, वह बेराना चुनाव में कि चले जाए, कोई चौधरी की बात करेगा, कोई पार्टी की बात करेगा, कोई सरकार में भागीदारी की बात करेगा, कोई पता नहीं की बात करेगा, जो असली बात है वह छिपकी रह जाए हैं। जी देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये चुनाव जो है किसान के मुद्दे पे हो रहा है। मैं पहले इस बात को मान रहा हूँ। मान साहब ने बिल्कुल कहा, हर क्षेत्र की अलग तरीके की चुनाव के अंदर वो होता है। आप गुड़गांव जाओगे तो वहाँ इस तरीके की बात होगी। ग्रामीण इलाके में आ गए, अब किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये पूरा जो चुनाव है किसान आंदोलन के ऊपर था। और हमारे जो बीजेपी के साथी बोल रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस समय बेरोजगारी दर जो है उसके अंदर हरियाणा जो है पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे चल रहा है। इनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब ये लोग बात करते थे, इनके डिप्टी सीएम बात करते थे जेजेपी के, कि भाई हम सेंटर जो है बच्चों का एग्जाम का उन्हीं के गृह क्षेत्र में बनाएंगे। अब कल परसों ही आया है, आप देखिए ना, 250-300 किलोमीटर जो है पेपर में फिर दोबारा डाल दिया है। तो ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और ग्राउंड लेवल पे ये लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं जनता को। मैं तो यही कहना चाहूंगा। श्याम बजाज जी, हाँ बोलो बोलो, एक मिनट। अभी तो शिवराज जी कुछ कहना चाहिए, एक मिनट थोड़ा निजी हित को साधने के लिए ये चुनाव गोविंद कांडा जी द्वारा लड़ा गया। उन्होंने सूत्रों के अनुसार पता चला कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली थी पंचकुला में 138 करोड़ की, उसकी सीएलयू मुख्यमंत्री द्वारा की गई कि आप इलाहाबाद का इलेक्शन लड़ोगे तभी ये सीएलयू करेंगे, और आज वो प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की बेच दी गई है। अच्छा, सूत्रा का वाले तो खबर है कि पक्का कोई प्रूफ आप ले रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। चलो ऐसी बातें इलेक्शन में ऐसी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। लेके मैं बात करूं था, ये उम्मीदवार लेके बात करूं था कि ये उम्मीदवार आपने खड़ा कराया, बीजेपी ने खड़ा करा, बीजेपी में शामिल करा। जेजेपी तो बात करी कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार है, इसमें हमारा तो राय ली गई, लेकिन मैंने ऐसा लगा कि बहुत खुल के बाद शायद देखिए दोनों पार्टियों में बड़ा कोऑर्डिनेशन है और उन्होंने मिलके बात करी, और उसके बाद जो जिस पार्टी का कैंडिडेट फाइनल कर दिया जाए दोनों पार्टियों में से, भाई आपने अपना पार्टी कैंडिडेट देना है, तो उसमें उस पार्टी का ही प्रिविलेज रहता है कि उस किसको वो टिकट देती है। तो उसने अपना, लेकिन मैंने एक बात बीजेपी आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको थोड़ी जनरल नॉलेज में माफ करना आप, क्योंकि उनके पिताजी, गोविंद के पिताजी जो, हमारी बात होली नहीं, आरएसएस कहाँ हुई, यहाँ बात नहीं हुई। नहीं मेरी बात यहाँ बात नहीं हुई। आपको किसी ने, आरएसएस में थे, गौ रक्षा आंदोलन में भी थे, और आरएसएस के जिला चालक थे, सबसे बड़े अधिकारी। यह बात ना करिए आपसे, मैंने यह बात पूछी कि आलोपात है कोई प्रत्याशी बीजेपी में आ गया, आज रात ना आ गया, अगले दिन उसने टिकट मिल गई, बाकी कार्यकर्ता का मोरल पे इसका क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, एक बात और कही, पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के दौरे है, सब तो बड़ी पार्टी देश में उनकी बात करी भारतीय जनता पार्टी, एक प्रत्याशी आपने वो सरसाता बीजेपी का नहीं मिला, जबकि आपने टिकट देनी थी, कारण बताओ इसका। देखिए ऐसा है, पार्टी जब टिकट बांटती है तो सारी चीजों को कंसीडर करती है। सबसे बड़ी चीज होती है अभी जीतने वाला कैंडिडेट कौन सा है, ये बात सबसे पहली होती है। अच्छा, क्योंकि मुकाबला एक बहुत बड़े नेता से था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं अपनी इनेलो पार्टी के, और विधायक भी रहे हैं, और बहुत इस इलाके में उनका बहुत ज्यादा रसूख रहा है, और 3 बार से वहाँ विधायक थे। पहले उनके पिताजी विधायक थे वहां से, पहले उनके ताऊ जी विधायक थे, तो वो उनके कहने से वहाँ विधायक बनते हैं, तो नेचुरली उनका वहाँ पे प्रभाव बहुत है। उस प्रभाव के सामने ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो उनको टक्कर दे सके। तो उसके लिए जो पार्टी ने
हमारी जो हाईकमान है उन्होंने जो बैठ के फैसला किया, उन्होंने सारे कंसिडरेशन सब करते हैं हर तरह से। ये भाई क्या किस कैंडिडेट को जीतने की सबसे बड़ा पॉइंट होता है जीतना। इलेक्शन होता है जीतने के लिए। जब भी तो कोई जितने इलेक्शन खातर जितने खातर कुछ भी कर सका कोई भी जितने पार्टी। देखो ऐसा है, देखा जितने जी, कुछ भी करने खरीदार की बात कौन सा करी है। तगड़ा है? आपने उसमें ऐसा क्या है? सभी नहीं देखो ऐसा है, ये पार्टी अब उन्होंने क्या अलग कर दिया, पार्टी ने सपोर्ट करी, जेजेपी का साथ था और लोगों ने इस बात को समझा और बाद में सरकार ने कहा विकास मुद्दा है, साथ साथ उन्होंने सरकार ने कहा भी 3 साल सरकार के पड़े हैं, जो भी सरकार ये सरकार अगर एक एमएलए बन भी गया तो क्या वही बात होगी पहले जो बने थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अब वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मेरे कहने से तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर सरकार का अगर एमएलए बनता है तो सरकार में हिस्सेदारी होगी, सभी एक वोटर की हिस्सेदारी होगी। आप एक वोट दो और अपनी हिस्सेदार सरकार में हिस्सेदारी लो। अच्छा, और हिस्सेदारी का मतलब या मंच या ग्राउंड पे बहुत बात चल रही कि हाँ। भाई सरकार में मान साहब से बात करूंगा कि ग्राउंड पे यह बात हमने सुनने मिली, बीजेपी लगातार प्रचार में एक बात कहती रही कि सरकार में भागीदार बनो, सरकार में सीधी हिस्सेदारी होगी, सीधी आपकी चिट्ठी जो है ना आपका विधायक हमारे द्वारा पूछावेगा। लेकिन प्रत्याशी लेकर भी हमने बात करी। पर एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि यो जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी कहते रही कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी, हमने ईमानदारी तो लोग भर्ती करे, इसका कुछ असर आपने लग गया कि या कोई खास बड़ी बात जो इस चुनाव में आपने दिखी नहीं? दोनों लेकर की कहना आपका? इसका असर मुझे लगता है थोड़ा बहुत अवश्य पड़ा है और कुछ ऐसे अनछुए वोटर्स थे जिनको शायद दोनों पार्टियां ठीक से नहीं देख पाई और क्योंकि ये 3 पार्टियों का मेल था और ऐसे नहीं कहा जा सकता कि गोविंद या गोपाल कांडा जी को इलेक्शन स्ट्रेटजीज नहीं आती हैं, उनको जो आता है और साथ में जो मैनेजमेंट सिस्टम है बीजेपी का और जेजेपी का वो मिल कर के जो अगर ये कौन दोनों में से कौन भी विक्टोरियस निकलता है, डिफरेंस लग रहा है कि कम आने वाला है, तो डेफिनेटली ये पोल मैनेजमेंट ने उसमें काम किया है। और बाकी रही खर्ची पर्ची की बात, उसमें बहुत सी बातें हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई भी हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आप फील्ड में आप भी घूमे हो, बहुत सी जगह पर पहले की तरह करप्शन के चार्जेस भी हैं, ई गवर्नेंस का सिस्टम आया है, उसके बावजूद भी देयर आर फ्लॉज इन द सिस्टम। जी। तो ये सब चीज़ों को ले करके उन्होंने जो एक कैंडिडेट का चयन किया और इन्होंने भी एकदम कांग्रेस ने भी नया कैंडिडेट लिया, जहां इनके लिए अचानक से नए कैंडिडेट को लेने वाला नुकसान वाला साबित हो रहा है, उधर एकदम से नए कैंडिडेट को लेने वाला उनके एक फायदे कांग्रेस में लेकर साबित आपने बात पूछूंगा कि सर यो देखा जाए कि कुमारी शैलजा हुड्डा गुट ये नरे गुटे से आरोप कांग्रेस पर लाग गए हैं, भाई साहब बात इस पर कर भी रहे हैं। या जो कांग्रेस की अंदर की लड़ाई है ना, या कांग्रेस खातर हालांकि हाईकमान खातर या हरियाणा खातर कितनी घातक है, क्योंकि विपक्षी दल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस तरह के आरोप जो है ना इन्हें लोग आती रही कि हम तो एक विधायक थे, हमने तो इस्तीफा दे दिया, भाई तारा दर तो 30 थे 32 थे,